हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये हमारा जो है दूसरा वीडियो रहेगा। इसके पहले हमने जो है पार्ट 1 वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो आइए हम लोग इसका आज शुरुआत करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब है कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में और इसके नियम के बारे में। तो बच्चों, इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पहले ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अगर आपके पास कोई चमकीली सतह वस्तु है, मान लीजिए आईना है, दर्पण है, या कोई चमकीली ऐसी वस्तु है जो प्रकाश की किरणों को क्या कर दे, परावर्तन कर दे, लौटा दे। मान लीजिए कि ये चमकीली सतह है, प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी और टकरा करके लौट जाएंगी। तो लौटने की इस घटना को बच्चों क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के बच्चों 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो एक बार हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम सतह बनाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि बच्चों एक सतह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सतह बनाएंगे और इसको हम लोग पेंट या कलई कर देंगे। क्या कर देंगे? पेंट या क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। ऐसे पेंट या कलई हो गया आपका। अब इस पे बच्चों क्या होगी? प्रकाश की किरणें आएंगी। प्रकाश की किरणें आ करके क्या होंगी? टकराएंगी। टकराने के बाद यहाँ से क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी बच्चों। क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा कि एक बिंदु होगा जिसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि एक लंब खींचेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है। अब इस सभी का नाम जो है हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। सभी का जो है नाम जो है यहाँ से दर्शा देते हैं। तो बताइए, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। क्लियर है? ये जो है पीला वाला जो है क्या है? परावर्तक सतह है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और ये आपका जो है आपतित किरण है। क्या है? आपतित। आपतित क्या है? किरण है। उसके बाद क्या है? यहाँ क्या है बच्चों? तो यहाँ जो है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित क्या है? आपका किरण है। उसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ पे जो है ये क्या है? अभिलंब है। क्या है यह? अभिलंब। क्या बोलेंगे बच्चों? अभिलंब या लंब भी कहते हैं, अभिलंब। क्लियर है? उसके बाद ये बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दिया जाए। ये जो है परावर्तक सतह है। आपतित किरणें बच्चों आएंगी, यहाँ पे इस बिंदु पर टकराएंगी। तो आपतित किरणें जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु बोलते हैं। और किरणें यहाँ से ही क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी। तो इस लौटने वाली किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बिंदु से एक लंब खींचते हैं जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? अभिलंब या लंब कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें कितना चीज हो गया? 1 2 3 4 और 5। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या बोलेंगे? तो देखिए यहां से हम लोग याद कर लेंगे। क्या है? आपतित किरण, ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। यह परावर्तक सतह बोलेंगे या इसको हम लोग बोल सकते हैं समतल सतह। क्या बोलेंगे? समतल सतह भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है? तो आपको परिभाषा याद हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं।
क्लियर है? ये आपका हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अगर बच्चों ये आपको समझ में आ गया तो दूसरा नियम कुछ नहीं है, तुरंत समझ में आ गया। देखिए कैसे आएगा, यहाँ है आपतित किरण, यह है अभिलंब, इसके बीच का कोण क्या बनता है आई, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बड़ा कोण आर होता है। तो दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। क्या होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या, यानी कोण आई बराबर बच्चों होता है कोण आर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर। ये आपका प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। अब यही चीज को एकदम नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। देखिए आप यहाँ पे क्या है, आपतित किरण, यहाँ पे कोमा लगा देंगे बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं, जो कि हमने आपको समझा दिया। और दूसरा क्या है आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ लिखा गया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आप लिख दीजिए कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए एक बात बताइएगा आप, अगर मान लीजिए आप कांच लिए हैं और उससे टॉर्च मार रहे हैं, एक कांच है जिसे प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जा रहा है, उस पर आप टॉर्च मार रहे हैं, फिर क्या उसमें पानी डाल दीजिए, फिर टॉर्च मारिए, तो क्या दोनों की स्पीड एक जैसा रहेगी? और एक कांच भी नहीं रहे, बस ऐसे हवा ही माध्यम हो और वहां पर प्रकाश मारिए, यानी कि अगर मान लीजिए कि टॉर्च लेकर के अगर एक बार बिना कुछ रखे हुए, बिना कांच रखे हुए इस पे लाइट मारिए सीधे, और एक बार क्या कीजिए कि कांच रहे क्या रहे कांच, और उस पर लाइट हम लोग मारते हैं, और फिर कांच के गिलास में एक बार पानी डाल करके लाइट मारिए, तो क्या सभी माध्यम में प्रकाश की चाल एक जैसी होगी? बताइए, सभी माध्यम में प्रकाश की चाल एक जैसी होगी? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो हाँ, इसी चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चों क्या होती है, तो अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में यानी विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, विभिन्न होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ गया? तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। किसमें बताइए, किसमें? निर्वात में। और निर्वात अगर नहीं हो तो वहां पे निर्वात या हवा में। लेकिन अगर दोनों में ऑप्शन चुना जाए कि पहले किस में होगा, तो निर्वात में आप ऑप्शन टिक कीजिएगा। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? हवा के बाद आता है पानी। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी घट गया, उसमें 3 लाख, इसमें 2,25,000। तो हवा के बाद पानी, और पानी के बाद आता है कांच। कांच में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में जो है प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है। अब आइए इस जो बातें हैं इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चों क्या होती है कि भिन्न होती है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या आप इसको बोलिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप बोलिएगा क्या हो गया इसमें डिफरेंस? तो हाँ है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में है क्योंकि 10⁸ है, यहाँ 5 हो गया, आई किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना? 1000 मीटर होता है, यानी कि 10⁻³ मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, तो मीटर से क्या में आ गया, किलोमीटर में हो गया। और किलोमीटर से बढ़ाना होगा तो पावर 3 जुड़ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पे है पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000, ठीक ना। इसको हम लोग 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। इसको भी अगर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2.25 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। आइए, आपका कांच हो गया, कांच में जो है आपका प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको आप लिख सकते हैं 2.0 मानक रूप में लिखते हैं यहाँ पे ना, इसलिए यहाँ पे पॉइंट करके 0 बैठाते हैं। 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा आपका 5,
किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि विभिन्न माध्यम में जो है प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। खास करके एग्जाम में इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है। ऐसे अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के जानने से पहले आपको हम कुछ याद दिलाना चाहेंगे। क्या? अगर आप मन में सोचिए कुछ, अगर आप मन में कुछ सोचिए और कोई इमेज बनाइए कि आपको जो है बाइक दिया जाए, आपको जो है कि मोबाइल दिया जाए, या जो भी आपको फेवरेट चीज है, एक मन में इमेज बनाइए, मन में बनेगा। अगर कोई चीज आप मन में ही सोचते हैं तो कल्पना करते हैं। अगर आप सोचिए कि अभी बारिश हो रही होगी, चाहे अभी बारिश होती तो कैसा होता, तो आप कल्पना कर रहे हैं। आपने इसके पहले कहीं देखा होगा कि कहीं पहले जो है प्रोजेक्टर, अब तो मोबाइल आ गया, पहले प्रोजेक्टर थी, क्या था? प्रोजेक्टर। क्या था? पर्दा वाला सिनेमा होता था बच्चों, उस पर पर्दा रहता था, व्हाइट कलर का पर्दा रहता था, एक मशीन रहता था जिसके माध्यम से उस पर चित्र दिखाता था, मतलब फिल्म चलता था उस पर प्रोजेक्टर से। तो उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अपने हम लोग माइंड में जो है सोच रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, उसको कल्पना कहते हैं। जो कल्पना कर रहे हैं उसको क्या पर्दे पर उतार सकते हैं? जो हम मन में सोच रहे हैं कि मन में क्या चल रहा है, उसको आप कहीं पर्दे पर देख सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ही समझ सकते हैं, आप ही देख सकते हैं, यानी कि आप कल्पना कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर आप सोचिएगा मन में, अगर आंख बंद करके सोचिएगा मन में, तो प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए कि भूत, तो माइंड में प्रतिबिंब बनेगा, भूत कैसा होगा। अगर मान लीजिए हम क्या बताएं कि आप कोई फेवरेट भी चीज सोच सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि आप सोच लीजिए कि आपके घर कोई जो है, आपके जो स्टार हैं आपके घर पे आ गए हैं। अगर मान लीजिए आप सपना देखते होंगे, माइंड में सोचते होंगे, तो क्या उस सपना को हम लोग जो है पर्दा पर दिखा सकते हैं? नहीं, वो कल्पना है आपका। यानी कि वो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन काल्पनिक बन रहा है। और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जो हम लोग पर्दा पर, जो आपको हम क्या बताए कि जो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कल्पना करते हैं, उसका काल्पनिक प्रतिबिंब, और जिसको वास्तव में हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब बच्चों 2 प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए एक बात तो है, आप इसमें समझ लीजिएगा कि किसी चीज का प्रतिबिंब बनने के लिए, अगर मान लीजिए हम खड़े हैं, अगर हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं तो प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए। ये बात आप नोट कीजिएगा। इसके पहले भी हमने बताया था कि जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों, तो आप जो है कॉपी जो है वहां पर लेकर बैठे, पेन लेकर के बैठे और कुछ कुछ बातों को नोट करें, ऐसे आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अपना जो है बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो थोड़ी हमारी बातों को भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो आप कहीं भी ऐसा देख सकते हैं, लेकिन आप कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं तो थोड़ा मजा आएगा, आपको भी समझने में अच्छा लगेगा। तो हम क्या अपना टॉपिक पर थे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम अपना जो है चेहरा ऐनक में देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं, तो उसका जो है क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रतिबिंब हम देख पा रहे हैं, हम भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा अगर देखिए उसको, वो भी देख सकता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तव में वो दिख रहा है, वास्तव में वो दिख रहा है। तो कैसा दिख रहा है? तो हम बताएं कि प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख की जरूरत पड़ती है। किरण आरेख के बारे में इसके जो है आगे हम लोग भी देखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि प्रतिबिंब को बनने के लिए 2 किरण आरेख की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका दर्पण है और यहाँ पे ऐसे, हम आगे बताएंगे कि ये कौन सा दर्पण है, अभी पढ़ना ही है।
यहाँ प्रकाश किरणें जाएंगी, टकराएंगी, ऐसा लौट जाएंगी, फिर यहाँ प्रकाश किरणें जाएंगी, टकराएंगी, लौट जाएंगी, तो यहाँ पे बच्चों एक प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी प्रकाश किरणें गई, टकराई, लौट गई, एक गई, टकराई, लौट गई, यानी यहाँ पे जो टकरा रही है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर जो है क्या बनेगा बच्चों कि प्रतिबिंब बनेगा। इसके हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, 2 किरण आरेख की आवश्यकता होती है, और अनगिनत किरण आरेख निकलती है, तो कम से कम कितना चाहिए? 2 किरण आरेख। तो हम आपको क्या बता रहे थे? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से, आप याद कर लीजिएगा, ऐसे माइंड में ही हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आप समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम बताए ना कि दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं, पर्दे पर जो है प्रोजेक्टर से हम लोग फिल्म देख सकते हैं, वहां भी प्रकाश किरणें जा रही है, लाइट हो रहा है, वहां पर लाइट की जरूरत पड़ रहा है ना। आपको अगर माइंड में कल्पना करना है उसमें लाइट की जरूरत है, आप माइंड में सोच लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, सोचिए पूरा एकदम कि हम अमीर बन गए, करोड़पति बन गए। सोचने में थोड़ा पैसा लग रहा है, सोचिए, तो ये काल्पनिक हो गया। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत तो हो जाएगा काल्पनिक में, केवल मिलती है इसमें बोलना है, मिलती है, उससे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, उल्टा ही ना बनेगा। मान लीजिए आप दर्पण में ऐसे ऐनक में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो आप ऐसे इस साइड से अगर देख रहे हैं तो दर्पण में जो चेहरा है उल्टा बनेगा, अगर सीधा बनेगा तो आपका उधर इस साइड ना हो जाएगा जी। कैसे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और कैमरा के सामने है, तो कैमरा हमारा से जो है उल्टा में है, तब ना हम उसका जो है हम उसको कैमरा को देख पा रहे हैं, कैमरा हमको देख पा रहा है, फिर रिकॉर्ड हो पा रहा है। नहीं तो एक ही साइड में हो जाएंगे तो कैसे होगा। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, और इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसका परिभाषा कैसा होगा? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक में था कि मिलती है, इसमें है मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? अब इसी डिफिनेशन को आप यहां पे देख लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हमने बताया था ना कि प्रोजेक्टर में, ठीक है, प्रोजेक्टर में हो सकता है, चाहे दर्पण के सामने अपना चेहरा ला के देखिए आप, तो वास्तविक में हो जाएगा। और एक ऐसा बच्चा बनता है तो उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा तो कैसा? उल्टा बनेगा ना। आगे देखिए, काल्पनिक में क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आई काल्पनिक है तो बच्चों कैसा रहेगा? काल्पनिक है तो सीधा रहेगा। काल्पनिक है तो कैसा रहेगा बच्चों? सीधा रहेगा। और इसमें जो है कटान बिंदु, इसका जो है काल्पनिक कटान बिंदु के, देखिए काल्पनिक रेखाओं को हम लोग कटान बिंदु से दर्शाएंगे। आगे हम लोग जो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे ना तो बताएंगे काल्पनिक रेखाओं को हम लोग कटान बिंदु से दर्शाते हैं और वास्तविक रेखाओं को रेखा से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग दर्पण में जानते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे आ गया समुद्र दर्पण। इसके पहले कुछ और बातें हम आपको बताते हैं कि दर्पण जो है, दर्पण के बारे में देख लेते हैं। दर्पण के बारे में देख लेते हैं कि इसमें होगा ना, दर्पण के बारे में होगा। देखिए यहाँ पे है, दर्पण के बारे में है। तो दर्पण क्या है? दर्पण जो है बच्चों, दर्पण के बारे में हम लोग देखते हैं कि दर्पण जो है क्या है। तो दर्पण वह वस्तु है, देखिए ध्यान से, दर्पण वह वस्तु है जिसकी चिकनी व पॉलिश की हुई सतह पर प्रकाश किरणें परावर्तित होकर प्रतिबिंब बनाती है। यानी दर्पण क्या है? तो दर्पण क्या है? तो बच्चों दर्पण वह वस्तु है चिकनी और पॉलिश की हुई, पॉलिश का मतलब एक भाग कलई किया गया, एक भाग पेंट किया हुआ, और जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसमें प्रकाश को क्या किया जाता है? लौटा दिया जाता है। तो दर्पण क्या है? तो वह वस्तु है जिसका एक भाग पॉलिश चिकनी, एक भाग चिकना होता है,
पूरा चिकना होगा, एक भाग को क्या किया जाएगा, पॉलिश किया जाएगा ना, और उसमें क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब बच्चों दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण दो प्रकार के, दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और क्या, गोलीय दर्पण। क्लियर है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। उसके बाद जो है जानते हैं समतल दर्पण। देखिए आपके घर में ऐसा आईना होगा ना, ऐनक होगा, ऐसा दर्पण होगा, हम लोग जो है रोज इसमें चेहरा देखते हैं, ये आपका समतल दर्पण है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह हो, परावर्तक सतह समतल हो, हाँ समतल हो। देखिए यहाँ पे हम नोट्स कर रहे हैं इसको कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण में क्या होगा, देखिए चिकना ऐसे रहेगा, एक साइड को कलई किया रहेगा, एक साइड प्रकाश का परावर्तक का काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं समतल। जिसका जो है एक सतह जो है, इसका जो सतह जो है कैसा हो, समतल हो। और किसी किसी में ऐसा रहेगा, टेढ़ा रहेगा, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो जिसका सतह समतल हो, जिसका सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर बनता है। अगर वस्तु का जो हाइट है अगर 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब इसका 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। इसमें वस्तु के दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अगर दर्पण से आप जो है 5 मीटर के दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के अंदर 5 मीटर दूरी पर ही आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और यह कैसा होता है, और यह जो है आपका काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। आपने यहां पे देखा ना समतल दर्पण के। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आ गया गोलीय दर्पण। लेकिन थोड़ा सा इसमें था कि समतल दर्पण की विशेषता हम आपको बता देते हैं उस चीज को। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति यानी विशेषताएं के बारे में है। यह काल्पनिक होता है, यह सीधा प्रतिबिंब बनाएगा ना, यह जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। इस सब प्रतिबिंब के बारे में है ना, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब के बारे में कह रहा है। जितनी दूरी पर वस्तु होगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर। हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि 5 मीटर के दूरी पर दर्पण से हैं तो दर्पण के अंदर 5 मीटर दूरी पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। आगे देखिए उसके बाद है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। यानी कि जितना हमने बताया ना आपको इसके पहले कि अगर वस्तु का जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का हाइट भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। वही चीज यहाँ पे है। यह पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब ये क्या चीज है बच्चों, अगर आप अपने घर में होंगे तो देखिएगा ऐसे आर लिखिएगा और दर्पण में देखिएगा तो ऐसा आर दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा। देखिए पार्श्विक रूप से उल्टा इसको बोलते हैं। क्लियर है। समतल दर्पण के बारे में आप जान गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल पर विहंगम ऑनलाइन क्लासेज पर आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए आप जो भी ये नोट्स है, अगर आप ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं विहंगम ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ पे जुड़िए, आपको ये नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं। और सभी विषयों की तैयारी कराया जाएगा और समय से आपका कोर्स जो है समाप्त किया जाएगा। तो बस एक बार जो है आप जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले संबंधी हैं उनको जोड़ें, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बच्चों वीडियो बनाने में। कमेंट भी कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है, बेहतर समझ में आ रहा है तो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं दर्पण के, हम लोग जाने के 2 प्रकार के होते हैं, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब चलते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं कि गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं कि वह क्या होता है। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो। बिल्कुल ही कम शब्दों में डिफिनेशन को बताया गया है। बड़ा बड़ा डिफिनेशन हो सकता है बच्चों, लेकिन वैसा क्या जो आप भूल जाएं ना। इसका मतलब यह भी नहीं है कि छोटा है तो इसमें नंबर नहीं मिलेगा, नंबर इसमें भरपूर मिलेगा क्योंकि सारे जो मुख्य बातें हैं इसमें इंक्लूड इसमें जोड़ी गई हैं। यानी वैसा दर्पण ना जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एक खोखले गोले का भाग हो। अगर आप गेंदा देखे होंगे ना, गेंद देखे होंगे, रबड़ की जो गेंद होती है, अगर उसको बीच से आप काटते हैं तो खोखला गोला हो जाएगा ना, उसी के जैसा यहाँ पे दर्पण के बारे में बताया गया है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले का भाग हो।
अगर गोला के बाहरी सतह को रंगते हैं तो दूसरा दर्पण बन जाएगा, और गोला के अंदर की सतह को रंगते हैं तो दूसरा दर्पण बन जाएगा, दोनों का नाम अलग हो जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले तो आप जानिए कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे दिए गए ना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ऐसा गोला है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इसको हम यहाँ से काट देते हैं अगर है तो बच्चों कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो आप बोलिएगा यस सर ऐसा ही तो बनेगा। अगर इसको इस साइड को हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। बाहर के भाग को अगर पेंट करते हैं तो बच्चों अंदर का भाग काम करेगा परावर्तक का, यानी प्रकाश को लौटा देगा। तो अगर बाहर के भाग को पेंट करेंगे, अंदर का भाग काम करेगा परावर्तक का। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अगर मान लीजिए कि इसको हम यहां बनाते हैं एक और, अगर मान लीजिए ऐसे बना दिए, अगर अंदर के भाग को रंग देते हैं, अंदर के भाग को रंग देते हैं तो बाहर का जो सतह है परावर्तक का काम करेगा, प्रकाश को लौटा देगा बाहर से ही। तो अगर बाहर के सतह को कलई करें और अंदर का सतह काम करे परावर्तक का, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब अगर अंदर के सतह को कलई करें अब बाहर का सतह परावर्तक का कार्य करे, प्रकाश को लौटाए, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसमें एक और भी चीज बोल सकते हैं कि अगर बाहरी उभरा हुआ भाग, ये कैसा है? उभरा भाग है, उभरा ना, कैसा है? उभरा। उभरा भाग को हम लोग पेंट किए हैं, तो उभरा भाग को पेंट किए हैं तो धंसा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तक का काम करेगा। और यहाँ पे जो है धंसा हुआ भाग को पेंट किए हैं तो उभरा हुआ भाग प्रकाश के परावर्तक का कार्य करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल, इसको बोलते हैं अवतल। अब बच्चों इसके बारे में अगर डेफिनेशन और जानना है बेहतर तरीके से तो आगे देखिए, यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं लिख करके कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो ना। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको और ऐड कर सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो ना, परावर्तक सतह धंसा हो और बाहरी सतह को पेंट किया गया हो, परावर्तक सतह धंसा हो। यहाँ से और ऐड कर सकते हैं जिसका बाहरी सतह कलई किया हो या पेंट किया हो, लिख सकते हैं कलई हो, यहां से अवतल दर्पण कहलाता है। और इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब ये अभिसारी का क्या है? देखिए ये है आपका बना दिए दर्पण, ये आपका दर्पण बना दिए, एक इसका बीच के हम लाइन खींच दिए। अब बताइए प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी ना, जाएंगी टकराएंगी और ऐसे लौट जाएंगी इधर। फिर इधर से किरणें जाएंगी टकराएंगी, ऐसे जा रही किरणें टकरा रही है और ये भी बच्चों यहाँ से लौट जा रही है। तो यानी एक बिंदु पर मिल रहा है, यानी कि अवतल दर्पण क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है। इस बिंदु का भी नाम फोकस है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पहले आप ये समझिए कि प्रकाश किरणें जा रही है और टकरा करके एक इधर निकल गई, लेकिन एक बिंदु पर मिली। तो एक बिंदु पर मिली तो मिलाने वाली किरणों को ही हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। यानी अवतल दर्पण का दूसरा नाम, अवतल दर्पण का दूसरा नाम बच्चों क्या है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। देख लिए, अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण भी इसे हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं। यहां तक आपको बच्चों समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत जो है आपको मेहनत से समझाया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। बाकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब इसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। देखिए अब यहां पे आपका आ गया उत्तल दर्पण। ये क्या होता है? हमने आपको बताया क्या कि प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी तो इसमें क्या है? धंसा हुआ भाग को कलई करते हैं ना, उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक का काम करता है। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, परावर्तक सतह माने इधर लौटाने वाला, परावर्तक सतह उभरा हो ना, उभरा हो। यहाँ लिख देते हैं कि धंसा भाग, परावर्तक सतह उभरा हो, यहाँ लिखेंगे धंसा भाग कलई किया हो ना, धंसा भाग कलई किया गया हो ना।
यहाँ से आप इसको ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्यों अभिसारी बोलते हैं? इसका भी कारण है। अभिसारी क्यों बोलते हैं? इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ अगर मान लीजिए, अगर इसको हम लोग ऐसे एक बार समझा देते हैं अच्छा से, इसको जैसे पीछे वाला समझाए। यहाँ पे एक प्रकाश इस प्रकार का एक लाइन खींचते हैं, ठीक ना? लाइन खींचते हैं तो प्रकाश किरणें अगर जैसे ही इधर आएंगी ना, ध्यान समझिएगा, ऐसे आएंगी ना, एक टकरा के ऊपर में भेज देगा, ऊपर में भेज देगा। ये भी आएंगी ना, टकरा के इधर में भेज देगा। यानी किरणों को मिलने ही नहीं दे रहा है। किरणों को मिलने दे रहा है नहीं, क्या कर रहा है कि इधर उधर भेज दे रहा है, फैला दे रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलाना। क्या होता है? फैलाना। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर होगा आपको? और इसको हम लोग काल्पनिक करके इसे खींच 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 के ऐसे कि मानते हैं कि अरे खींचो भाई, खींचो खींचो, तो यहाँ मिलता होगा, ऐसे मिलानता मतलब मिलता हुआ प्रतीत होता है। मिलता नहीं है। देखिए डॉट डॉट लाइन द्वारा इधर है, थोड़ा सा इसमें इस साइड में बनाए हैं, और ये जो डायग्राम इसमें बना हुआ है। बाकी आपको समझ में आना चाहिए, समझ में तो आ गया होगा कि किसी भी साइड से बनाए उससे क्या मतलब है ना? क्लियर है? समझ में आना चाहिए। अब बच्चों आपको एग्जाम में बहुत बार आता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। यहाँ पे हमने इसके बारे में बताया है, और इसके पहले जो बताया वो चीज भी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, थोड़ा सा बच्चों छोटा छोटा है ना, हम आपको पढ़ देते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी परावर्तक सतह माने अंदर का भाग धंसा हुआ हो, और क्या है कि देखिए ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे धंसा हो, परावर्तक सतह इधर ना प्रकाश की किरण लौटाएगी। इसमें क्या होता है? उत्तल में क्या होगा कि अंदर का भाग को कलई करेंगे, अब बाहर के प्रकाश किरणों का क्या करेगा? ये लौटा देगा ना। तो यानी कि ऐसा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, इसमें वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा है ना, बाहरी में है, उभरा हो। अवतल दर्पण को फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें जो फोकस दूरी होती है हमने आपको बताया, देखिए हमने आपको बताया क्या, इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे। यहाँ फोकस दूरी इधर में जो रहेगा ना, इधर में जो रहेगा इसको धनात्मक ऋणात्मक बोलते हैं। आपको इसके बारे में हम जब पढ़ाएंगे ना बच्चों, चिन्ह परिपाटी के बारे में, चिन्ह परिपाटी जब बताएंगे आपको, ऋणात्मक धनात्मक सारा चीज क्लियर हम कर देंगे। आप एक बात केवल समझिए कि इसमें जो अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्योंकि इस ओर जब मापेंगे ना, जैसे देखिए आपको समझाते हैं हम यहाँ कि देखिए ये आपका चिन्ह परिपाटी हो गया, शॉर्ट में समझाते हैं, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। अगर इस ओर अगर रहेगा कोई भी बिंदु, उसको माइनस बोलेंगे, इस ओर बोलेगा तो प्लस बोलेंगे। तो देखिए इधर फोकस था ना, इधर था ना अवतल में, अवतल में जो है इधर था। देखिए अवतल में जो है, अवतल में जो इधर फोकस था, इधर माइनस, और जिसका ध्रुव के यहाँ ध्रुव के इस ओर रहेगा, ध्रुव के इस ओर रहेगा वो प्लस। तो इसको बताइए तो यहाँ जो यहाँ ध्रुव रहेगा इस ओर है, तो इस ओर क्या होगा? प्लस। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ये चीज दिया है। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है बदलते रहता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, वह चीज यहाँ पे दिया गया है। और इसमें दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है, और देखिए छोटा होगा, छोटा होगा, उत्तल दर्पण में छोटा होगा, काल्पनिक होगा, और वस्तु से काल्पनिक होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा, काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा। इसमें क्या बनेगा? सीधा बनता है। देखिए सीधा ही बनता है, उल्टा ही बनता है, तो वास्तविक बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। अवतल में वास्तविक भी काल्पनिक भी, लेकिन उत्तल में हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। लेकिन अवतल में वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, वस्तु से छोटा जो है प्रतिबिंब भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, और वस्तु के बराबर भी बनेगा। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं बताइए? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? अगर आप बाल कटवाने जाते होंगे, सैलून में जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे वहाँ बड़ा बड़ा दर्पण लगा हुआ है, तो वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे बाल जो है, छोटा बाल भी बड़ा बड़ा दिखाई दिए, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में बच्चों, गाड़ी जहाँ आगे बल्ब लगा होता है, जहाँ हेडलाइट होता है, कि प्रकाश किरणों को क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक जगह सीधी रेखा में भेजता है, एक जगह सीधी रेखा में भेजता है, इसलिए वहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे कि अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग, तो हजामती यानी कि सैलून में रोगियों के नाक, कान, गला
जांच करने में, सोलर कुकर में करते हैं इसका उपयोग, सर्च लाइट यानी टॉर्च में, सब सर्च लाइट जो यहाँ जो है हेलमेट लगा होता है, यहाँ टॉर्च बना होता है, उसको बोलते हैं सर्च लाइट, टॉर्च जैसा ही होता है, बाकी तो टॉर्च में है ही। और टेबल लैंप में और गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका उपयोग करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। तो बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए तो वाहनों के पथ से, मानी कि देखिए आप गाड़ी अगर चला रहे होंगे, चाहे बाइक चला रहे होंगे, दर्पण लगा होता है आगे सामने, साइड में लगा होता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पीछे गाड़ी देखने के लिए। तो पथ से दीप में यानी कि पीछे देखने के लिए, वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं इसका इस्तेमाल, यानी कि पीछे देखने के लिए, पीछे गाड़ी आ रहा है कि नहीं, अब बहुत जरूरी होता है ये। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या हुआ कि आप देखे है नहीं, डायरेक्ट टर्न ले लिए, डायरेक्ट घूम गए, अब पीछे से गाड़ी आया और कर दिया काम तमाम, तो यानी कि जान का बहुत खतरा हो सकता है इससे। तो इसलिए गाड़ी में जो है उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो है सड़क के मोड़ों पर इसका उपयोग करते हैं, दुकान और मॉल में सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं, पार्किंग एरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं, और हॉस्पिटल में, स्कूल में और सार्वजनिक स्थानों पर जो है बच्चों इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों? ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए अब इसके बारे में हम आपको एक अलग पेज पर ही समझाते हैं। चलिए इसके पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखिए डायग्राम बन गया, ठीक ना, डायग्राम जो है यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ हम बना देंगे, देखिए सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, ध्यान समझिएगा, ये समझिएगा तब आपको बहुत सारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब ध्यान से, ये जो है गोलीय दर्पण का जो है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण हो गया ना, आपका दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यहाँ बीच के बिंदु को ध्रुव यानी पी से करते हैं। पी मतलब क्या होता है? पोल। पी का मतलब क्या होता है? पोल। पोल मतलब क्या होता है? आपका ध्रुव होता है ना, ये आपका क्या है? पोल है, ध्रुव है। ये है सी वक्रता केंद्र। और ये लाइन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी मिला सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ ध्रुव हो गया, ठीक ना, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और पी सी मिल करके, ध्यान समझिएगा, पी से सी तक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस केंद्र को, गोलीय दर्पण में क्या होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस केंद्र को, यानी कि इसके बीच के पॉइंट को, केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। आप गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को यानी बीच के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव यानी पी से दर्शाते हैं। और P और C के बीच की दूरी को हम लोग R कहते हैं। ऐसा भी आप वृत्त जानते होंगे कि यानी कि परिधि, इसको P से परिधि बोलते हैं, वृत्त में परिधि आयु केंद्र है, तब परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या भी रेडियस बोलते हैं। तो वही है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और ये लाइनिंग अगर बढ़ गई बाबू, ध्यान समझिएगा, अगर ये लाइनिंग बढ़ गई तो इसको फिर मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये जो लाइनिंग है अगर इस ओर यहाँ तक रहेगा तो R है, और इस ओर अगर आगे बढ़ गई तो ये क्या कहलाएंगी? मुख्य अक्ष कहलाएंगी, मुख्य अक्ष कहलाएंगी। क्लियर है? इसी में क्या होगा आपका, इसी में फिर एक जगह आपका फोकस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोकस मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पे नाम जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र है। यहाँ पे क्या है? पी ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव ही है। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग आर बोलेंगे। अब पूरा जब आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे। अगर बाहरी भाग को कलई करेंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और आंतरिक भाग को कलई करेंगे तो क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। समझ में आ गया? बाहरी भाग को अगर कलई करेंगे, अगर उभरा हुआ भाग, चलिए बाहरी और जो है आंतरिक नहीं बोलते हैं, उभरा धंसा हुआ, अगर उभरा हुआ भाग को कलई करते हैं, ठीक है, अगर उभरा हुआ भाग का कलई करते हैं तो अंदर का जो भाग काम करता है क्या? प्रकाश के परावर्तक का। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। बाहरी भाग को कलई करेंगे तो अंदर का भाग जो है परावर्तक का काम करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल। क्या बोलेंगे? अवतल, ठीक ना। और जो है अंदर का भाग को कलई करेंगे तो बाहर का भाग परावर्तक का कार्य करेगा। इसको क्या बोलेंगे? उत्तल। क्लियर है? तो ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या आर से हम आपको बता दिए कि पी से सी तक क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। उसके बाद दोबारक नहीं बताए हैं ना,
अब फोकस यहाँ दूर नहीं, दूरी हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में देखिए, ध्रुव यहाँ कहीं फोकस होगा, ध्यान समझिएगा। आपको हम यहाँ बताए ना, आपको हम जो है यहाँ पर बताए, देखिए कि यहाँ तो फोकस है, तो फोकस है यहाँ एक है तो फोकस, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को यानी ध्रुव से दर्पण में कोई भी दूरी, आप समझिएगा, दर्पण में कोई भी दूरी को हम लोग ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं? ध्रुव से। ध्रुव, पी से पोल, पोल मैंने ध्रुव, तो ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ध्रुव से केंद्र से होकर के फिर ध्रुव तक जाने वाली रेखा को इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या कहते हैं, एक सेकेंड, मुख्य अक्ष या कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता, वक्रता त्रिज्या। वक्रता क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको बोलते हैं कौन सी? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद एक द्वारक बच गया, द्वारक बच गया, तो आपको हम यहां समझाते हैं द्वारक क्या होता है। मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ध्यान समझिएगा, ध्यान सब समझिएगा। ऐसे ही लाइन बना दिए, इसका आधा बनाए हैं, और यहाँ पे इसकी यहाँ किरणें यहाँ से आ रही है, ध्यान समझिएगा, किरणें यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक के चौड़ाई को बच्चों ध्यान समझिएगा, किरणें यहाँ जा रही है, ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर, ई पी है, यहाँ पे सी है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर ऊपर से किरणें जा रही है, तो दर्पण, ये जो है दर्पण, यहाँ इसके चौड़ाई को, दर्पण है ना, यहाँ इसके चौड़ाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से सारी चीजें हो गई। ध्रुव हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, द्वारक भी समझ गए, अब फोकस भी समझ गए। अब चलिए इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे है, जो बताए हैं बस उसी को अच्छा तरीका से लिख दिया गया है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या है कि वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस दर्पण को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से दर्शाते हैं, जैसे कि इसका पहले हमने आपको बताया है। और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण से ध्रुव के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का ध्रुव या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। हमने आपको बताया ना, ये हमने आपको बताया ना। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक मिलाने वाली, यहाँ भी P हो जाएगा इधर ना, क्या बोलेंगे इसको? पूरा लाइन को बोलेंगे प्रधान अक्ष, और यहाँ C तक को बोलेंगे क्या? वक्रता त्रिज्या, जिसको R से कहेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों क्या है? दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई हमने आपको बताया ना, दर्पण की चौड़ाई देखिए आप यहाँ पे, दर्पण की चौड़ाई ये आपको बताया। दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलते हैं? दर्पण का क्या बच्चों क्या बोलते हैं? तो दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या P से C तक, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या से? R से कर सूचित, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण का फोकस क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष के समानांतर। अब आपको हम यहाँ पे समझाएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इतना लंबा चौड़ा है ना, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए ये आपका हम बना दिए अगर अवतल दर्पण, ध्यान समझिएगा, ये बना दिया अवतल दर्पण पर, ई आपका हो गया P, ये हो गया आपका C, यानी इसका नाम हो गया आपका मुख्य अक्ष, इस लाइन का बीच का नाम हो गया क्या? मुख्य अक्ष। अगर प्रकाश किरणें, ध्यान समझिएगा, प्रकाश किरणें ऐसे मुख्य अक्ष समानांतर आएंगी, इसके बारे में हम लोग किरण आरेख में समझेंगे कि क्या होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी, दर्पण से टकरा के, ये दर्पण से यहाँ परावर्तन के बाद फिर लौट जाएंगी, यहाँ से फिर किरणें जाएंगी, ऐसे किरणें जा रही हैं और टकरा के ये भी यहाँ से गुजर जा रही है। देखिए यहाँ जो है, यहाँ से टकरा करके यहाँ से गुजर जा रही है। तो जिस बिंदु पर टकरा रही है, मुख्य अक्ष जाती समांतर किरणें अवतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए किरणें गई, टकरा के इधर से इधर से आई, टकरा करके यहाँ से टकरा के इधर की ओर आई, एक बिंदु पर मिली। तो जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण में, नाम बोलना है कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, ये तो आपको पूरा जो ये आपको जो लाइन दिख रहा है PC वाला, तो इस लाइन पर यहाँ मिल रहा है, तो यही पे यहाँ पे दिया हुआ है प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर
मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। उत्तल में भी तो होगा ऐसा, उससे प्रतीत होगा ना, तो प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एफ से सूचित करते हैं। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। आगे है फोकस दूरी के बारे में है, जो इतना लंबा चौड़ा बताए उसी के बारे में है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यानी कि देखिए एफ दर्पण बना दिए, ये आपका ध्रुव हो गया, पी हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए फोकस हो गया, एफ हो गया। तो यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, पी से एफ तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी एफ, इसको अगर हम लोग बड़ा एफ लिखते हैं बच्चों तो इसको हम लोग छोटा एफ से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज बताइए कि ये जो आपको हम बताएं इस लेक्चर में आपको कोई कहीं डाउट हुआ? इस जो है लेक्चर में हमने आपको जो बताया कहीं आपको डाउट हुआ? अगर डाउट हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर बेहतर समझ में आया होगा तो ये भी बताइएगा। तो आप विहंगम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहे हैं। वीडियो को आपने अंतिम तक देखा, इसके लिए बच्चों आपको दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।